सो हाय एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं पोइट्री लिरिक पोइट्री। ठीक है, पोइट्री पे एक पूरा बढ़िया सा वीडियो बेस आपका क्रिएट कर दिया है मैंने। बहुत अच्छी सी वीडियो बनाई है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ, ऊपर कार्ड पे दिख रहा होगा। जाओ, जाकर देखो, समझो, पहले अपना पूरा बेस क्लियर कर लो और फिर उसके बाद उसके अंदर लिरिक पोइट्री आती है। आज हम उसे पढ़ने जा रहे हैं। ये हर एक लिटरेचर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड ऑब्वियसली हमारी प्लेलिस्ट जो बन रही है वो BA सेमेस्टर 1 फॉर MU बन रही है, सो उनके लिए लिरिक सबसे इंपॉर्टेंट एंड पहला टॉपिक हो जाता है। लेट्स स्टडी, आराम से मस्त पढ़ते हैं। ओरिजिन कैसा हुआ, कैसे ये शुरुआत हुई लिरिक पोइट्री की, लिरिक होता क्या है। लिरिक पोइट्री ना लिरिक वर्ड से आई है, ग्रीक वर्ड है ये। अगर तुम्हारा MCQ है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ से डिराइव हुआ है, और अगर तुम्हारा MCQ नहीं है, रिटन है, तो ये लाइन खुद लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ तो लिखोगे। क्यों लिखोगे? बिकॉज जो भी है ना अंडरलाइन चीजें या तुम्हें डार्क में बोल्ड में दिख रही हैं, ये सब जरूर लिखना। और ब्लैक पेन से लिखो, ब्लू लिखो, ब्लैक लिखो, ऐसे। एंड आपको पता होगा कि फॉर लिटरेचर स्टूडेंट्स आपको जो आंसर्स लिखने होते हैं वो पैराग्राफ्स में लिखने होते हैं। इस तरह पॉइंट में जैसे लिखा है वैसे लिखना नहीं है। बट याद करने के लिए तुम यही मैं सजेस्ट करूंगी कि जब कॉपी में लिखो, बहुत बड़े बड़े कुछ आंसर्स ऑब्वियसली पैराग्राफ में लिख के देख लो, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तुम कैसे लिखोगे? पॉइंट्स में। तो चलो अब जल्दी से पहले पढ़ते हैं ओरिजिन इसका हुआ कैसे। पहले ये लिरिक होता क्या है? लिरिक एक इंस्ट्रूमेंट है, ये जो तुम्हें यहाँ दिख रहा है। ठीक है, इसको यूज करके ग्रीक में पहले पोइट्री जो गाने लगी, गाने जैसी होती थी। एंड ऑब्वियसली गाने जैसी है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी सी पोइट्री होती थी, कंसाइज। ठीक है, और ग्रीक वर्ड लायरा से बना हुआ है ये। स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जिसे बजाकर लोग गाया करते थे। ठीक है, एशियन ग्रीस से आया है लिरिक पोएम्स, वर ओरिजिनली संग। कैसे गाया जाता था? इस इंस्ट्रूमेंट के साथ। ठीक है, अर्ली ग्रीक लिरिसिस्ट जो थे उनमें साफो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और उसको कभी कभी 10th म्यूज भी कहते हैं हम। एल्खियस का है, फिर उसके बाद तुम्हारा पिंडार है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट इसके राइटर्स हैं, एंड हम कह सकते हैं कि फाउंडेशनल राइटर्स। ठीक है, अर्ली ग्रीक में जो है रोमन लिरिक में फिर कैसे आया ये? रोमन लिरिक पोएट्स कौन कौन रहे? होरेस रहे आपके। ठीक है, इन सब ने क्या एम्फेसाइज किया? जो ये रोमन वाले लोग आए, इन्होंने पर्सनल इमोशन डाला उसमें। उसमें फिलोसफिकल थीम्स होती थी। फिलोसफिकल कैसी? जो बड़ा कुछ ना मॉरल ट्रीच कर रही हैं, आपको कुछ सिखा रही हैं, ज्ञान दे रही हैं। ठीक है, फिर मिडिवल पीरियड आया, उसमें लिरिक पोएट्री जो थी वो इवॉल्व हुई। कैसे? उसमें सॉन्ग्स का यूज होने लगा, कोर्टली लव पोएट्री के बारे में बात होने लग गई। फिर रेनेसा लिरिक पोएट्री आई। रेनेसा लिरिक पोएट्री में ऑब्वियसली कैसे फॉर्म्स आने लगे? लिरिक में सोनेट की फॉर्म आने लगे। एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बन गया कि हाँ 14 लाइन की पोएम्स में ऐसे लिखा जाएगा। आपके पेट्रार्क लिख रहे थे इटालियन सोनेट्स, वेट सिडनी शेक्सपियर लिख रहे थे शेक्सपियरियन या फिर इंग्लिश सोनेट्स। और सोनेट्स क्या होता है ये भी हम आगे एक नेक्स्ट वीडियो में पूरा बढ़िया से पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी। रोमांटिक लिरिक पोएट्री जब आई तो वो 18th और अर्ली 19th सेंचुरी था। आपको पता है रोमांटिक एज कब स्टार्ट हुई है? 1798 लिरिकल बैलेट्स के पब्लिश होने से। ठीक है, सो ये गोल्डन एज था हमारी लिरिक का। अगर पूछा जाए गोल्डन एज क्या था, सो दैट वाज रोमांटिक एज। ओके, फोकस करता था। अब तुम्हें पता है रोमांटिक एज में क्या फोकस हो रहा था? जो फोकस था वही तो पोएट्री में भी चलेगा, वो तो पोएट्री में दिखेगा, राइट? इमोशन, नेचर, सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बेसिक वीडियो में समझाया, तो पहले इसीलिए मैंने कहा वो देख के आओ ना। मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न एरा में लिरिक पोएट्री जो है वो अडाप्ट की गई है। फ्री वर्ड्स है उसमें, सिंबोलिज्म है, एग्जिस्टेंशियलिज्म है। अब ये एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या होता है? मॉडर्न पोएट्री तुम्हें याद होगी, मैंने बताया था कि ये वॉर टाइम की बात है। वर्ल्ड वॉर जब लड़ा जा रहा है, जब वर्ल्ड वॉर हो गया, देन मॉडर्न पोएट्री में क्या होगा? आप खुद के एग्जिस्टेंस पे इंसान क्वेश्चन कर रहा है, और इसी को हम कह रहे हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म। ठीक है, कि हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं दोबारा कि हमारा क्या एग्जिस्टेंस है, हम क्यों हैं। ठीक है, वाई। और ये जो वॉर हो रहे हैं, लोगों में लड़ाइयां हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? हम एक दूसरे को खत्म करे जा रहे हैं, हमारा एग्जिस्टेंस क्या है, हम हैं ही क्या? अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी को क्वेश्चन किया जा रहा था। सो पोएट्स इसके हैं कौन? T.S. Eliot, सिल्विया पाथ, स्टीमस हेनी, ये सारे इसके पोएट्स हैं। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और सबसे
इंपॉर्टेंट छोटी सी बात ये शॉर्ट होती थी, संग की जाती थी, इसमें पर्सनल इमोशंस डाले गए हैं, फीलिंग डाली गई हैं, थॉट डाले गए हैं, और इसी वजह से हमने कहा कि रोमांटिक में ही इसका बड़ा बोलबाला था भाई। क्यों? क्योंकि रोमांटिक में ही तो सबसे ज्यादा ये सब देखने को लग रहा है ना। तुम्हें क्या मिल रहा है? इमोशंस, फीलिंग, थॉट्स, ये सब दिखते नहीं है तुम्हें रोमांटिक में। यस, सिंपल, कोई याद करने की बात ही नहीं है भाई। इसमें ये यूज हो रहा है, और ये कहाँ सबसे ज्यादा यूज हो रहा है तुम्हें पता है? रोमांटिक एज में सिंगल इमोशन का ये रखते थे। अब तुम खुद सोचो, इसमें भी कोई याद करने की बात नहीं है। जब मैंने लिरिक वर्ड बोला, लायरा से आया है। लायरा क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था। पहले ग्रीक में सिंग किया जाता था, फिर धीरे 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 क्या हुआ, लोग ने एलिजाबेथन टाइम पे आते आते इतना अच्छा स्ट्रक्चर हो गया था। किसका स्ट्रक्चर? क्यों इतना अच्छा हुआ? क्योंकि भाई शेक्सपियरियन सोनेट्स आ गई थी, उससे भी पहले इटालियन सोनेट्स आई, देन शेक्सपियरियन। तो ठीक है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मिल रहा था पोइट्री को। तो उस वक्त वर्डिंग में ही इतनी अच्छी राइम्स, इतनी अच्छी मीटर थी कि हमको जरूरत ही नहीं थी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, उसका काम हमारी पोइट्री कर लेती थी। अब भी आप देख रहे हो जो पोइट्री गाई जा रही है उसमें क्या इंस्ट्रूमेंट ना भी बजे तो भी एक वो लिरिक क्वालिटी, वो एक म्यूजिकल क्वालिटी आपको दे रही होती है। सो या इसी वजह से जो बाद में हुआ उसमें बाद में इतना आपको उसके साथ बजाने की जरूरत नहीं थी, लिरिक के साथ आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं थी। ठीक है, पहले जब इतने वर्ड्स बहुत सोफिस्टिकेटेड नहीं थे, बहुत ज्यादा अच्छे वर्ड्स नहीं थे, भारी भरकम नहीं थे कह सकते हो, ये बहुत अच्छे से अरेंजमेंट उनका नहीं हुआ था, बहुत ग्रोथ नहीं हुई थी, तब आपको एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जरूरत पड़ता था सो दैट आप उसमें एक म्यूजिक क्वालिटी ला सकें आपकी पोएम में। समझ गए बिल्कुल बढ़िया से? लिरिक म्यूजिकल क्वालिटी है उसमें, नो राइम्ड फॉर्म्स, इवन इन नो, जहां पे राइम फॉर्म नहीं है वहां भी उसकी क्वालिटी कैसी है? म्यूजिकल है, गाने में सूदिंग लग रही है, मस्त लग रही है जब बोली जा रही है, छोटा कंसाइज होगा। मैंने बोला लिरिक पोएट्री, तुम्हारे मन में क्या क्या आ जाना चाहिए? लिरिक पोएट्री, अच्छा लायरा ग्रीक से आया, पहले संग किया जाता था, फिर उसके बाद एलिजाबेथन पीरियड तक आते आते जो एक्सपीरियंस सोनेट, इटालियन सोनेट सब आए, तो उसकी वजह से क्या हो गया, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड अच्छे वर्ड्स होने लगे, तो इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ने लगी। और फिर ऑब्वियसली लिरिक का मतलब हो गया कि वो भाई जब गाया जा रहा है वो छोटा सा है, सॉन्ग जैसा है, सब्जेक्टिविटी है, और सब्जेक्टिविटी है इसका मतलब ऑब्वियसली उसमें इनर इमोशंस हैं, उसमें अंदर की बातें हैं, फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं। और जब ये है तो ऑब्वियसली वो रोमांटिक एज में बहुत ज्यादा फ्लरिश हुआ होगा। रोमांटिक एज का डेट लिख दो, ठीक है। फिर नॉट नेसेसरली ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि जो उसमें बहुत ज़्यादा राइम बढ़िया है तभी आपको म्यूजिकल क्वालिटी दिखेगी, उसके बिना भी हमारी म्यूजिकल क्वालिटी दिख रही थी आपको। ये फ्रीक्वेंटली किससे इंस्पायर होगा? ऑब्वियसली जब एक पर्सनल इमोशन आप डाल रहे हो तो किससे इंस्पायर होगा? याद करो, बताओ। आई मीन याद क्या करना है, इससे सोचना है। लव, लॉस, नेचर, ब्यूटी, स्पिरिचुअलिटी, यही सब तो होगा जब आप इनर इमोशंस डाल रहे हैं। एक इंसान अंदर क्या क्या सोचता है, ठीक है, क्या क्या उसके साथ हो रहा होता है, वो सब हो गया। आपने किसी का आपके कोई, ठीक है, आपकी जिंदगी से चला गया, या किसी की डेथ हो गई तो लॉस की बात हो जाएगी, किसी की ब्यूटी देख रहे हैं आप, ब्यूटी की बात हो जाएगी, स्पिरिचुअलिटी, गॉड से कनेक्शन हो रहा है, ठीक है, लव हो रहा है, लॉस हो रहा है, किसी का, सब कुछ आ गया इसमें। नॉट नेसेसरली नरेटिव, नो प्लॉट और ड्रामेटिक इंटरेक्शन रिक्वायर्ड। अब जिसमें एक छोटी सी पोएम है उसको गाना है तो उसमें क्या ड्रामेटिक प्लॉट इस सब की जरूरत है? नहीं है, राइट? प्लॉट की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं है उसमें, इस सब की जरूरत नहीं है। कोई भी इतना भारी भरकम नहीं करना है, शॉर्ट रखना है। यूज ऑफ इमेजरी, सिंबॉलिज्म, फिगरेटिव लैंग्वेज, ये तो रखना पड़ेगा तभी तो म्यूजिकल क्वालिटी देंगे उसको, साथ सज्जा की कुछ तो जरूरत होगी ना। तो ये सब बहुत रिच था, और समटाइम्स ये मीडिएटिव होती थी, मतलब कि एक तरह से एक मीडिएशन बना रही है, सोच रही है, समझ रही है, रिफ्लेक्ट कर रहा है इंसान के माइंड में, और फिलोसफिकल मतलब कुछ शिक्षा दे रही है, समझा रही है, फिलोसफी की डीप नॉलेज बातें कर रही हैं। ओके, टाइप्स ऑफ लिरिक पोएट्री, और ये हम आगे की वीडियोस में कवर भी करेंगे। सोनेट हो गई 14 लाइन की पोएम, इटालियन सोनेट पता है आपको, शेक्सपियरियन सोनेट पता है, शेक्सपियर ने कितनी सोनेट्स लिखी हैं? 154 सोनेट्स लिखी हैं, वेरी गुड। ओड जो है वो क्या है? फॉर्मल है, और पूरा किसी के प्रेज में लिखा जाता है। एलिजी किसी की डेथ हो जाती है तब लिखी जाती है। पैस्टोरल लिरिक जो है वो कहीं रूरल लाइफ की जगह को बहुत ज्यादा सुंदर दिखाया जाता है जब, या उसके बारे में ही बात हो रही है, रूरल लाइफ की, आपकी विलेज की तरफ की बात हो रही है,
तब हो जाएगा, पास्टोरल लिरिक हो जाएगी, रिलीजियस लिरिक, रिलीजियस नाम सुनते ही तुम्हें आज होना चाहिए भाई, डिवोशनल होगा, स्पिरिचुअल होगा, ठीक है, एग्जाम्पल दिया है देखो तुम्हें। फिर कन्फेशनल पोइट्री, कन्फेशनल लिरिक जो थी, ऑब्वियसली कन्फेशनल में तुम्हें बहुत से पोएट्स मिल जाते हैं। अपनी अगर इंडिया की बात कर लीजिए आप तो कमला दास वेरी वेरी वेल नोन है ना। ड्रामेटिक मोनोलॉग कौन सा वेल नोन है इसमें, जिसने पहले वीडियो देखी है उसको समझ में आ रहा होगा व्हाई आई एम गोइंग सो फास्ट अबाउट ये टाइप्स ऑफ लिरिक पोएट्री, क्योंकि मैं ऑलरेडी पूरा सब समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो एक बार ये रिविजन है आपके लिए एक तरह से टाइप्स ऑफ लिरिक पोएट्री, सब रिविजन नहीं है, आगे पढ़ना पड़ेगा, ओके। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है तुम्हें पता है, जब एक ही इंसान ड्रामा है, ठीक है, डायलॉग्स होंगे, मोनो एक है, लॉग कुछ चल रहा है, राइट। तो क्या है आपका लैंग्वेज चल रही, कैसी चल रही है कि एक ही इंसान बोल रहा है, कोई दूसरा स्पीकर नहीं है, दूसरा वाला सिर्फ लिसनर है जो सुन रहा है और कोई जवाब नहीं देगा, तो एक ही आदमी करता रहेगा, ओके। फोर्थ इज नोटेबल लिरिक पोएट्री कौन सी थी और वर्क रही हैं। एशियन क्लासिकल पोएट्री में क्या रहा है आपका, साफो, मैंने बताया, शी इज लाइक बहुत ज्यादा वेल नोन। होरेस है, मिरेबल टू अर्ली रेनेसांस डांटे की एलिगरी, ठीक है, पेट्रार्की, ठीक है, पेट्रार्की जब सोनेट्स फेमस हैं तो ऑब्वियसली पेट्रार्क का नाम तो आने ही वाला है। एलिजाबेथन और मेटाफिजिकल पोएट्री में क्या होगा, सर फिलिप सिडनी आ रहे हैं आपके, विलियम शेक्सपियर आ रहे हैं, जॉन डन आ रहे हैं, जो मेटाफिजिकल पोएट्री के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं, ठीक है। रोमांटिक एरा में क्या रहेगा, जब बहुत फ्लरिश की, वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, राइट, सैमुअल टेलर कॉलरिज, पर्सी bysshe की टू अ स्काईलार्क, बहुत इंपॉर्टेंट। जॉन कीट्स ने तो भाई बहुत सारी ओट्स लिखी हैं, तो उनकी ओट्स, ठीक है। विक्टोरियन लिरिसिस्ट जो थे, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की ब्रेक 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 1842, क्रिस्टीना रोसेटी की रिमेंबर, रॉबर्ट ब्राउनिंग की माय लास्ट डचेस, बहुत फेमस, और किस लिए जानी जाती है, ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए। मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी पोएट्स जो रहे हैं वो हैं आपके टी.एस. एलियट, यानी टी.एस. एलियट का कौन सा वर्क रहा है, प्रूफ रॉक, ओके। एंड देन W.B. yeats का आपका द लेक इजल ऑफ इनिसफ्री 1890 का रहा है, सिल्वियन बात कर रहा है, लेडी लिजारस, साइमस हेनी का द हार्वेस्ट पोम। Now these all are the important work जिनको आपको अपने, ये नहीं मैं कह रही हूँ कि हाँ सब लिख डालो, ठीक है, बट एटलीस्ट दो दो याद करने की कोशिश करो, और कोई याद आज सच नहीं करना है। रॉबर्ट ब्राउनिंग तुम्हें याद ही रहेंगे, ओट्स जॉन कीट्स ने लिखी है रोमांटिक में, और विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक के पोएट है। मॉडर्न के पोएट में तुम्हें पता है, तुम्हें कोर्स में ही है ये आगे सब, ठीक है। टी.एस. एलियट है, W.B. yeats है, इन लोगों के नाम लिख रहे हैं, इनकी एक छोटी छोटी पोएम लिखी है जो कि इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं, और लिरिक में भी आती हैं, तुम्हें पता चल जाएगा, याद हो जाएगा, बहुत ईजी है। और नहीं याद हो रहा है तो बार बार वीडियो को सुनो, सिर्फ सुनते सुनते भी आपको याद हो जाता है, तो आपको सिंपली खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, नहीं देख पा रहे हो आगे तक नहीं, बस सुनते रहो, ऐसे ही सुन रहे हैं बस मजे में, ठीक है, चलते फिरते सुन रहे हैं, राइट, कहीं बैठे ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, सुन रहे हैं। सो आपको उससे क्या होता है, जब आप बार बार सुन रहे हो तो याद हो जाएगा, ओके ना। एशियन में अगर आप बात करो तो कैसी स्टाइल या फीचर्स रहे हैं और उनके कौन से की पोएट्स लिखे हैं, इसका बढ़िया सा टेबल बना है, इसको अगर बना ले रहे हैं आप अपनी कॉपी में और समझ ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया होगा। देखो टेबल बना के वहां आना, फॉर मी इट्स लाइक, मुझे तो बड़ा अच्छा लगेगा अगर ऐसा आंसर मिले कि पॉइंट्स में है, टेबल है, बहुत बढ़िया लगेगा। बट अब आपकी यूनिवर्सिटी अगर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो हमें उनके हिसाब से चलना पड़ता है, राइट, उनको जैसा चाहिए वैसे देना पड़ता है। तो आप एक बार अपनी टीचर से पूछेंगे भी कि हमें पेपर में कैसे चाहिए आपको आंसर, क्योंकि वो पता है टीचर्स नंबर काट लेते हैं यार इतनी सी बात पे, सो क्यों फालतू हमें अपने नंबर कटवाने हैं। हमारे लिए कोई स्टाइल बहुत अच्छा होगा कि लिखा पड़ेगा, लेकिन टीचर के लिए नहीं है तो नंबर तो कट जाएंगे ना। सो यू नीड टू टेक दिस इनटू कंसिडरेशन। आप मेरे कहने पे एक बार अपनी टीचर से ज़रूर पूछेंगे कैसा पैटर्न आने वाला है एंड कैसा आपको आंसर राइटिंग करनी है, क्या पैराग्राफ में लिखना है, क्या पॉइंट्स में लिखना अलाउड है या नहीं, क्या कैसे लिखा जाएगा, पूछ लेना एक बार। अगर पैराग्राफ्स में, क्योंकि मुझे जितना पता है यूनिवर्सिटी में, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में आपको इंग्लिश लिटरेचर में पैराग्राफ में लिखना पड़ता है, एंड आप कहीं और से पढ़ रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, सो पहले पूछो टीचर से, ठीक है। अगर ये भाई टेबल एंड ऑल अलाउड है जरूर बना के आओ, मैं तो टीचर होती जरूर मांग देती। सो संग विद एशियन में क्या हो रहा था, लायर के साथ गा रहे थे हम, रिलीजियस मैथिक था, ठीक है। अगर पोएट्स की बात करें, साफो हो गए आपके,
हो गई, होरेस हो गई, होरेस हो गया। देन मिडिवल का रिलीजियस हिम्स है तुम्हारी, लव लिरिक्स है, चौसर आपके आ जाते हैं इसमें। एंड रेनेसॉ में ह्यूमनिस्ट की बात की जा रही है। रेनेसॉ क्या बात फोकस किस पे करा था? इंसान पे फोकस करा था भाई। हमें ये सब दुनियादारी ये वो इस सब के बारे में नहीं, हम खुद के बारे में लिखेंगे। ह्यूमन जो है वो सेंटर है। जो अप्रोच ऐसी होती है कि ह्यूमन सेंटर है हर चीज का, वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच हो गई, ह्यूमनिज्म हो गया। वो पेट्रार्किन का इन्फ्लुएंस रहा है इसमें। मेटाफिजिकल में क्या रहा है आपका? इंटेलेक्चुअल, एब्स्ट्रैक्ट, फिलोसफिकल। मेटाफिजिकल वाले क्या दिखा रहे थे? अपना दिमाग दिखा रहे थे और पोएट्री से उसे पूरा कनेक्ट कर रहे थे। जब दिमाग और इमोशंस एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो क्या बनता है? कोई पूछे लिटरेचर वाले स्टूडेंट से तो वो बता दे जरूर मेटाफिजिकल। ओके, नियो क्लासिकल जो है तुम्हारा ऑर्डर, विट, रैशनैलिटी। और मैंने बताया था एक्शन रिएक्शन पे वर्क करता है। जहां ऑर्डर विट ज्यादा हुआ क्या आ जाएगा? फिर रोमांटिसिज्म आ जाएगा। भाड़ में गया ऑर्डर, भाड़ में गया विट। हम बात रैशनैलिटी, खाली सब कुछ यही होता है लाइफ में नेचर है एंजॉय करने के लिए। लाइफ में हमारे पास इमोशंस हैं, हम उनको बयां करेंगे। इमेजिनेशन है, हम उसका यूज करेंगे। और हम कोई पर्टिकुलर ही राइम मीटर ये सब नहीं फॉलो करेंगे, ये इनका मानना था। तो वर्ड्सवर्थ, कीट्स और शेरी की पोएम्स जो हैं वो इसमें आ जाती हैं। इजी गया। विक्टोरियन में मेलॉन्कली हो रहा था, मॉरल की क्वेश्चनिंग हो रही थी, रिलीजियस क्वेश्चनिंग हो रही थी, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, सब हो रहा है। तो भाई परेशान है लोग। इंडस्ट्री में तुम्हें पता है बहुत से एक्ट लाने पड़े थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स वर्कर्स को फेस करनी पड़ती थी, प्रॉपर वेजेस नहीं मिलते थे। ठीक है, वो खाली अपना प्रॉफिट सरप्लस करने के लिए ओनर्स बस उनको चूस रहे थे पूरा। ठीक है, प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस नहीं है, पैसे सही से नहीं मिल रहे, बहुत सारी ये सब चीजें। ठीक है, टेनिसन और रोजेटी। टेनिसन कौन है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ठीक है, इनकी पॉइंट्स इसमें आ जाती हैं। मॉडर्न राइटर की बात अगर कर रहे हैं, मैंने बात करी फ्रैगमेंटेड स्टाइल रह रहा है, तो क्या हो गया? टी.एस. इलियट, प्लैथ और ऑर्डन। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। फीचर्स क्या है हमारी लिरिक पोएट्री का या लिरिक लैंग्वेज का? तुम चाहो तो फीचर्स थोड़ा पहले और राइटर्स को थोड़ा सा बाद में भी लिख दो। और जब एजेस के बारे में मेंशन करना अपने पैराग्राफ में, तो एजेस के साथ साथ भी राइटर्स लिखते जाना कि हाँ ये है, इस टाइम पे ऐसी पोएट्री चल रही थी, इस टाइम पे ऐसी चल रही थी और ये राइटर लिख रहे थे, ऐसे मेंशन करते जाना। ठीक है, फीचर्स ऑफ लिरिक लैंग्वेज क्या है? म्यूजिकलिटी, ऑब्वियसली लिरिक से पहले बजाया जा रहा था, बाद में वर्ड्स इतने अच्छे हो गए कि म्यूजिकलिटी उसी से आने लग गई। ठीक है, तो राइम है, रिदमिक है, मीटर है, और इवन फ्री वर्ड्स भी है। अगर कि राइम नहीं है, कोई मीटर नहीं है, तब भी उसमें म्यूजिकलिटी तुम्हें दिख रही थी। ये फीचर जरूर लिखना। ठीक है, फिगरेटिव लैंग्वेजेस का यूज हो रहा था, और कॉमन लैंग्वेजेस लिख दो भाई। फिगरेटिव लैंग्वेजेस कौन सी है? मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन। इंट्रोस्पेक्शन हो रहा था। इंट्रोस्पेक्शन मतलब जब अपने अंदर झांक के तुम खुद जान रहे होते हो, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे होते हो, एग्जामिन कर रहे होते हो, खुद के बारे में रिफ्लेक्ट कर रहे होते हो। और साइकोलॉजिकल, जब आप यहाँ अपने दिमाग की स्टडी कर रहे हो, साइकोलॉजी की स्टडी आपको पता है, वो कॉम्प्लेक्सिटी वो भी थी उसमें। सोचिए, एक शॉर्ट पोएम में हम साइकोलॉजिकल इंट्रोस्पेक्शन भी कर ले रहे हैं, हम इंट्रोस्पेक्शन भी कर ले रहे हैं, साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी भी देख ले रहे हैं। ठीक है, सो कितनी ब्यूटीफुल है ये पोएट्री। इसमें इमेजरी है, सेंसरी इमेजरी क्या होती है? जो आपके पांचों सेंसेस है उनको टच कर रहा हो। ठीक है, वो होती है सेंसरी इमेजरी। और इमोशनल इंटेंसिटी, जो आपके अंदर के इमोशंस को एकदम जगा दे। होता है ना, कोई सीरियल देखे तुम लोग ने देखा, मम्मी रोने लगती है, तो ऐसे ही तुम लोग कोई पोएम सुन के रोने लगो, या खुश हो जाओ, या मोटिवेटेड हो जाओ, दैट इज कॉल्ड एज सेंसरी इमेजरी। तो वो देखने वाला हो गया, और दैट इज कॉल्ड एज इमोशनल इंटेंसिटी। में इमोशंस को जगा दिया ना। ऑफन मीडिएटिव होती थी, एंड ये टाइमलेस है। टाइमलेस मतलब कि भाई कब ग्रीक से स्टार्ट हुआ, रोमन, फिर डिफरेंट एजेस से आता गया, थोड़ा बहुत बदलाव होता है, थीम्स चेंज होती हैं, लेकिन पोइट्री का जो देने का तरीका है, जो फीचर है मेन, कि म्यूजिकलिटी प्रोवाइड कर रहा है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है, फिलोसफिकल में जा रहे हैं हम, डीप नॉलेज, डीप चीजें जान रहे हैं हम, या अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें, ये सब चीजें वैसी की वैसी ही रहती हैं। नाउ इंपॉर्टेंस एंड फंक्शन क्या है हमारी लिरिक पोएट्री का? कोई भी चीज पढ़े हो तो उसका इंपॉर्टेंस जानना तुम्हारे खुद के लिए भी बहुत जरूरी होता है, और एग्जामिनेशन में लिखने के लिए भी। ठीक है, तो एक्सप्लोर कर रहा है इंटीरियोरिटी, यानी अंदर के थॉट्स, ड्रीम्स, लॉगिंग्स। अच्छा, तुम्हारे अंदर ना जो ड्रीम रहता है, मे बी अनफुलफिल्ड डिजायर रहता है, तुम उसको उठा के पोएट्री में लिख रहे होते हो। जिन चीज के लिए तुम लॉन्ग कर रहे हो, तो कि यार मुझे ये सक्सेस चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे इतने मार्क्स चाहिए, मुझे ये चाहिए, आप उसके ऊपर लिख रहे होते हो लिटरली। जो आपके मन में चल रहा है, जो आपके ड्रीम में है, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में, वो
क्रिएट्स इमोशनल कनेक्शन विथ रीडर्स, रीडर्स के साथ एक इमोशनल कनेक्शन तो बन ही जाएगा ना। तुम क्यों रो रहे हो उसको देख के, तुम क्यों मोटिवेट फील कर रहे हो उसको सुन के, क्योंकि उसमें एक इमोशनल अपील है, उसमें वो चीज है जो शायद तुम्हारे साथ बीत रही हो, और जब तुम वो पोइट्री सुनोगे तो तुम्हारे अंदर इमोशनल जो तुम्हारे अंदर होगा वो जग जाएगा, वो निकलेगा, राइट। सो आप इसीलिए आपको कनेक्ट कर पा रहे हो आप इससे, क्योंकि आपने भी कहीं ना कहीं वो चीज या गुजर रहे हो या गुजर चुके हो, ठीक है। और ट्रांसेंड मतलब एकदम पार करके आ जाना, ठीक है, टाइम को और कल्चर को, कि टाइम टू टाइम कल्चर टू कल्चर अभी भी चलता चला आ रहा है। ऑफन मोर यूनिवर्सल थीम्स आपको देखने को मिलती हैं, और नरेटिव फॉर्म्स होते हैं कुछ में। यूनिवर्सल मतलब ऐसी थीम्स जो जगत होता है ना, जगत में चल रही है, सब जगह वैसी है। तभी तो देखो ह्यूमन इमोशंस सबके अंदर वही चीजें हैं। अमेरिका में चले जाओ, इंडिया में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, देयर आर सर्टेन थिंग्स, सर्टेन इमोशंस, सर्टेन वैल्यूज हैपनिंग जो हर जगह है, ठीक है। इनेबल स्टाइलिस्टिक एंड फॉर्मल एक्सपेरिमेंटेशन है इसमें, कि डिफरेंट स्टाइल्स बढ़ती गई एजेस टू एजेस। मैंने बताया ना, थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं, लेकिन बेसिक फीचर वही है, एक्सपेरिमेंट होते रहे एज में, वही चीज है। और ऑफन यूजेस अ मीडियम फॉर प्रोटेस्ट। मेन इंपॉर्टेंट इसका क्या है, देखो एक स्टाइल और एक फॉर्मल एक्सपेरिमेंट के लिए तुम लिरिक का पोएट्री का यूज कर सकते हो, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। हम समझ गए कि टाइम से कल्चर से चला आ रहा है, और इनकी थीम्स यूनिवर्सल होती हैं जो लोगों से कनेक्ट भी कर पा रही हैं, ये भी इंपॉर्टेंस है, हम समझ गए, बढ़िया, ठीक है। आप अंदर की बातें अपनी लिख सकते हो, और एक गाने वे में गा सकते हो जो लोगों को कनेक्ट कर देती है, हाँ बिल्कुल बढ़िया इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो ये मेन आखिरी इंपॉर्टेंस है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि ये यूज किया जाता है एज अ मीडियम फॉर प्रोटेस्ट। आप कुछ रिवील कर पा रहे हो, आप अपने आप को हील कर पा रहे हो, या शायद वो पोइट्री सुनकर कोई और भी हील हो रहा है। जैसे एक पोएम याद होगी तुम्हें, ओड लिखी गई थी, यू नो, ऑब्वियसली ओड टू अ नाइटिंगेल। तो उसमें क्या है, वो नाइटिंगेल को कहता है कि तुम ऐसी पक्षी हो जो कभी नहीं मरती। अब पक्षी तो मर जाती है ना यार, तो क्यों कह रहा है उसको, इसलिए कह रहा है इमॉर्टल कैसे कह रहा है उसको, क्योंकि स्काईलार्क जो ये है वो एज अ जाति नहीं हम लेते हैं, हम एज वन, एज स्काईलार्क एज अ होल, कि हाँ स्काईलार्क्स जो है वो कितने पुराने टाइम से आज तक इतना अच्छा गाना गा रही हैं चुपके, कि भाई हर एक आदमी उनके वजह से जीवन जी पा रहा है। अगर वो दुखी है तो वो खुश हो जाता है, ठीक है, इतना सूदिंग, इतना प्यारा सॉन्ग होता है उसका। तो यही चीज है कि आप पोइट्री जिसने लिखी है उसके भी शायद इमोशंस निकल गए हों, हीलिंग हो गई हो उसकी, और जो पढ़ रहा है उसके भी शायद वो हील हो रहा हो कुछ इसके अंदर। So this is the power of poetry, this is the importance of poetry, and lyric poetry जो स्पेशली आपका पूरा गाना जैसा होती है, म्यूजिकल होती है, सूदिंग होती है, अपीलिंग होती है इमोशंस के, तो उसमें तो होगा ही। और उसमें बहुत सारे फॉर्म्स है भाई, सोनेट्स हैं, ओड्स हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द सैम्पल्स। आई हैव लव्ड आवर्स एट सी, ग्रे सिटी इज द फ्रेजाइल सीक्रेट ऑफ अ फ्लावर। ये सब ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं लिरिक्स की, अगर तुम ये भी कोट करके लिख देते हो तुम्हारा आंसर और ब्यूटिफाई हो जाता है। जैसे ये वाली शैली की भाई, ओ वेस्ट, ओ वाइल्ड वेस्ट विंग, thou breath of autumn's being, ठीक है, कितनी like he's talking directly to the west wing, ठीक है, यहाँ abstract से बात हो रही है एकदम। I wandered lonely as a cloud, Wordsworth की है हमारे, thou still unvarnished bride of quietness, ये जॉन कीट्स की है, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न से ली गई है, ठीक है। सो कुछ ऑफ आप ऐसी लाइंस कोट कर देंगे और ये आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया बना देगा आपका आंसर, और मार्क्स भी दिला देगा। कंक्लूजन है कि भाई लिरिक पोएट्री प्योरेस्ट एक्सप्रेशन है ह्यूमन के हार्ट का, इमेजिनेशन का, जो इको कर रहा है डीप फीलिंग, यूनिवर्सल ट्रूथ्स, जो सच्चाई है दुनिया की, फ्रॉम द मेलोडीज ऑफ आपके ये एशियन ग्रीक से स्टार्ट होकर इमोशनल कॉन्डोर, रोमांटिसिज्म का, फिर एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस जो मॉडर्न टाइम पर आए, वो सब में लिरिक पोएट्री ने क्या किया है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले किया है। वो इवॉल्व हुई है एज अ फॉर्म ऑफ पोएटिक आर्ट, और आज भी चल रही है एक तरह से देखे तो। इट्स ब्रेविटी, ब्यूटी, इमोशनल पावर कंटिन्यू करती है इंस्पायर करना रीडर्स को, राइटर्स को अक्रॉस द वर्ल्ड। मैंने बोला ना, सिर्फ राइटर को ही नहीं, रीडर को भी, जो सुनता है उस वो भी कहीं ना कहीं हील होता है, वो भी कहीं ना कहीं मोटिवेटेड होता है, वो भी कहीं ना कहीं
टच करता है उसको, ठीक है। आई होप ये पूरी बढ़िया से क्लियर हो गई होगी और बहुत मजा आई होगी पढ़ने में, कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अगर मिला है, क्या करना है, लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस आगे आपको देखने को मिलती रहेंगी। एंड या एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इसके आगे है ना, कि इसकी टाइप्स ऑफ लिरिक क्या है, सोनेट्स हैं, ओड्स हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं, ये सब भी तुमको मैं आगे की वीडियोस में अलग अलग वीडियोस में कवर करूंगी कि उनका फीचर, उनके क्या टाइप्स हैं, वो तुम और अच्छे से समझ पाओ। सो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, जैसे ही वीडियो आए तुम्हारा बेल नोटिफिकेशन भी ऑन होना चाहिए जिससे तुरंत मिल जाए। एंड यू और प्रिपरेशन keeps on going. So all the very best, and yeah, meet you in the next video.